नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं बच्चों। तो चलिए, आज आपका टॉपिक ही बड़ा ही बेहतरीन सा एक टॉपिक है और ये क्लास 10th वालों के बच्चों के डिमांड पर ये लाया गया है और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर दिया जाएगा। इसके बाद इसके प्रैक्टिस के लिए एक सेशन लूंगा मैं, जिसमें इसका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए टाइम नहीं गवाएंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। तो आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, आपका ये थंबनेल दे रखा गया है। ठीक है, चलिए, क्या है टॉपिक? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। चलिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आपको मैं इसको समझाने से पहले आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। आप ही बताइए मुझे कि जब अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं। जैसा हम जानते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में जो भी उसका केमिकल कंपोजिशन होता है और उनका जो हम बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ये सब चेंज नहीं होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में हमको नया सब्सटेंस मिलता है, उनका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। यही आपने अभी तक आप प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8 में आपको ये चीज पता चला होगा। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो चीजें जिसका केमिकल चेंज, कोई ऐसा परिवर्तन हो, कोई ऐसा चेंज आए जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, उसका केमिकल कंपोजिशन ना बदले, वो सेम बना रहे, वो क्या कहलाता है बेटा? फिजिकल चेंज कहलाता है। लेकिन जहां पर न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, जहां पर नए प्रोडक्ट हमको फॉर्म होते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चा? वो कहलाता है बच्चे आपका केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज वही होता है जब, जैसे रैंडमली मेरी बात समझिएगा, अभी कोई ये मान लीजिए मार्कर है, आपका मार्कर रखा गया है। सर, मार्कर को मान लीजिए सोडियम है। ठीक बच्चे, ये सोडियम है। सोडियम को जब तक ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिमिलर वैसे बना रहेगा। हाँ, उसको तोड़ो मरोड़ो, थोड़ा सा फिजिकली कुछ उस पर एक्ट करो, तो वो तब तक तो क्या होगा? मान लो इसको तोड़ा मैंने, तोड़कर छोटा कर दिया, ठीक है, टू पार्ट में इसको कर दिया, फिर भी तो रहेगा, वो सोडियम ही रहेगा ना। बट जब इस पर एयर अटैक कर गया या वाटर अटैक कर गया, ह्यूमिडिटी अटैक कर गया, तो ये अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या हुआ? यहाँ पर नया प्रोडक्ट बन गया और इनका केमिकल कंपोजिशन दोनों का बदल गया। तो जहां पर केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है और नए सब्सटेंस प्राप्त होते हैं बेटा, वो केमिकल आपका केमिकल चेंज कहलाता है। और केमिकल चेंज ही एक केमिकल रिएक्शन का प्रारूप होता है। चलिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ एग्जांपल आपके चैप्टर में दे रखे गए हैं। पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस देख लीजिए आप। आइस मेल्ट होता है, फिर से ये वाटर बनेगा। हाँ, वाटर के बाद ये वेपर बन जाएगा। अगर वेपर से फिर से इसको वाटर या लिक्विड बनाना है, वाटर बनाना है, तो क्या करोगे? कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते बच्चे। चलिए, ठीक है, वाटर अगर आपको बनाना तो इसे कंडेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाकर ये बनेगा। फिर इसको फ्रीज करोगे, फ्रीज करोगे तो फिर से सॉलिड बन जाएगा, मतलब आ जाएगा आइस क्यूब में, सॉलिड आइस क्यूब, सॉलिड आइस क्यूब, ये बनेगा, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें क्या, इसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया क्या? H2O के बजाय वो CO2 हो गया क्या? नहीं ना, वो H2O का H2O ही बना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला, सॉरी, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला, तो ये फिजिकल चेंज कहा जाएगा, है ना। ऐसे आप देख सकते हैं। अगला आपका, सॉरी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर देख सकते हैं, अभी जो मैंने बताया, फिर कंडेंस करके उसको वापस ला देंगे। सुगर इन वाटर, डिजोल्यूशन सुगर इन वाटर, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रोसेस, जहां नया सब्सटेंस, जहां पर सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जहां पर नो न्यू केमिकल सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, वहां पर क्या, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। और जहां पर न्यू सब्सटेंस हमको मिल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका केमिकल चेंज कहलाता है। दिमाग में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए, अब रस्टिंग ऑफ आयरन की आप बात कर लीजिए। आयरन आर्टिकल्स, जब तवा, चाय, पैन, इन सब की बात करते हैं, रेनी सीजन क्या होता है? वो रस्ट खा जाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहलाता है बेटा? ध्यान देखिए आप, ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर, नेचर और आइडेंटिटी जब वो अपना लूज कर देता है, एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाता है बेटा? केमिकल चेंज कहलाता है। ये आपको यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। जिनको ऐसा लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे।
द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, केमिकल चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बेटा वही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसको आप मेंशन रखिएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिए, ठीक। चलिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कुछ एग्जांपल आपके केमिकल चेंजेस या रिएक्शन के दिए गए हैं। टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशली कट एप्पल इन एयर। ध्यान दीजिएगा, जो आपका एप्पल होता है, ठीक है, और एप्पल में जो एंजाइम, जो आपके विटामिन पाए जाते हैं, वो एयर से रिएक्ट करके उसका कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है। कट करने के बाद फ्रेश ये व्हाइट रहता है, और जब एयर से रिएक्ट करता है तो किस कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेटा? वो ब्राउन कलर में हो जाता है। तो मतलब ये केमिकली रिएक्ट कर चुका है, ये अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, ठीक है। चलिए कलर भी चेंज कर दिया, चलिए ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स आप देख सकते हैं बच्चे, क्या देख सकते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स आप देख लीजिए। अगला बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, ये मेंशन करिए यहां पर, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक, ये आपका केमिकल चेंज कहलाता है बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज नोन एज फिजिकल चेंज। ये क्या है बेटा? आपका एक फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जब मेल्ट होगा कैंडल वैक्स, वैक्स जब अब मेल्ट होता है बेटा, आप बताओ क्या नए सब्सटेंस बनते हैं क्या? नहीं ना। तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा? वो आपका फिजिकल चेंज कहलाता है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आपका कहलाता है केमिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी एग्जांपल से केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दिए गए। चलिए ठीक है, देखिएगा, ये देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर ले, ठीक, दिख रहा होगा सबको। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन उसको रब करके जलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड का लेयर होता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको बर्न किया जा रहा है बर्नर से। तो जब ये बर्न होगा तो एकदम जैसे चिंगारी शब्द हम लोग बोलते हैं अपने गांव के भाषा में, जब आप लोग छुरछुरी जलाते हो तो एक चिंगारी नुमा निकलता है ना बेटा, तो वो डेजिंग लाइट उसी को कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, और इसके जो मैग्नीशियम रिबन होगा, इसका व्हाइट पाउडर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये पतीला है, चाइना डिश के रूप में दिया गया, ठीक। चलिए, हाँ, इसका वो देख सकते हैं आप लोग। चलिए, केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट वहां पर आपको फॉर्म होता है ना। रिएक्टेंट का होना मैंडेटरी होता है, और वहां पर एक प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। रिएक्टेंट देख सकते हैं, मैग्नीशियम है और क्या है बेटा? आपका ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम है और क्या है आपका? ऑक्सीजन है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट के रूप में आपको दिया गया है, और प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड की अगर बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान दीजिए, लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो लेड आयोडाइड जो बनता है बेटा, लेड आयोडाइड येलो कलर का फॉर्मेशन होता है इसका। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होता है एक प्रोडक्ट का, ठीक। चलिए इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, आगे दिया गया है, ये देखिए किस कलर में फॉर्मेशन हुआ, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, तो आपका लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन ये येलो कलर का आपको देखने को मिल गया, ठीक, समझ आया होगा। चलिए, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक का जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो आपको देख लीजिए क्या मिलता है आपका। जैसे जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक बेटा। और हम जब बात करते हैं जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं, जब वो बर्न होता है तो वो पॉप साउंड का आवाज देता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आप देख लीजिए, ये रहा जिंक ग्रेन्यूल, ये जिंक ग्रेन्यूल दिए गए हैं बच्चे, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड में इसे मिलाया गया है, जिंक ग्रेन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया गया, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है, वो निकल कर ये गया। और यहाँ पर जब ये जलता है तो ध्यान दीजिएगा किस कौन सा आवाज देता है? पॉप साउंड का आवाज देगा। यहाँ पर दिया इन्हीं के, ये रहा, ठीक, पॉप साउंड आएगा, ठीक है। जब ये गैस जलेगा तो ये पॉप साउंड का आवाज देगा, ठीक। चलिए
अब केमिकल इक्वेशन आपका टॉपिक है अगला, केमिकल इक्वेशन। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। इसको जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या अदर बोर्ड के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम, जिनका मीडियम हिंदी है, वो भी समझ जाएंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक बच्चे। चलिए, अगर देखा जाए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है भैया, जैसे समझो जिंक, या फिर मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, ले लेते, अभी अभी पुराना अपना रिजल्ट था, है ना। मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिया, Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO, यही था ना बच्चे, यही था ना। चलिए, क्या है कि बताया जा रहा है किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में, फार्मूला के रूप में प्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है, तरीका जो होता है, वही क्या कहलाता है बेटा, आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इनके लिए कई मेथड है, ये दिया गया राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे कैसे एक केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो उसको देखिएगा इसका क्या प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या है, द सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड अपना ये है, तो क्या है, रिएक्टेंट के जो फार्मूला है या सिंबल जो है उसको लिखेंगे। जैसे देखिए Mg प्लस O2 विथ प्लस साइन बिटवीन देम, जो रिएक्टेंट है उनके बीच में प्लस साइन, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। और फिर द सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन इन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन। अब राइट हैंड साइड में देखिए प्रोडक्ट जो है आपका बेटा, अगर देखिएगा मोर प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर आपका, ये तो एग्जांपल है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, अगर वन मोर देन वन प्रोडक्ट अगर आपको प्राप्त होगा, उनके बीच में भी प्लस सिंबल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा अभी। और बीच में एक हाइफन का सिंबल, हाइफन नहीं, ये आपका डैश का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, एरो, ठीक। चलिए, अगला टॉपिक आपका जो है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। क्या है टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। भाई देखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या इक्वेशन, जब तक वो बैलेंस नहीं है तब तक तो पूर्ण रूप से कंप्लीट माना नहीं जाएगा, है ना। तो कंप्लीट तभी माना जाएगा वो क्या होगा, जब वो बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, सबसे बेहतर मेथड जो आपके सामने है, सबसे टॉप बेस्ट मेथड जो मैं मानता हूं, जो हर एक बच्चे को समझना चाहिए और जो होना भी चाहिए, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय दिस कोई भी इक्वेशन होगा बहुत ही इजीएस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से। क्लास 10th लेवल तक के बच्चों के लिए इनफ है, ओके। चलिए इसमें चर्चा करते हैं बच्चे, क्या है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इसके लिए क्या दिया है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे मैंने बताया, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, ठीक बच्चे। दोनों साइड का जो एलिमेंट होगा उनके नंबर इक्वल होने चाहिए, ठीक है बेटा, उनके नंबर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप मेंशन करते चलिए, दिमाग में सोचते चलिए, अभी समझ आ जाएगा सारी चीजें। जैसे समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड के तरीके से, इस मेथड से, तो इसमें आपको बहुत ही मैंडेटरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप जानते रहिए। इसमें क्या है, सबसे पहली प्रियोरिटी हम लोग हाइड्रोजन को देते हैं, फिर ऑक्सीजन को देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, उनके बीच में हमको कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट दिए गए हैं। लेकिन देखेंगे अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब दिए गए हैं, मतलब कई सारे एलिमेंट दिए गए हैं, उसमें पहली प्रियोरिटी हम उनको देते हैं जिनके बीच में या तो डिफरेंस ज्यादा हो, नहीं तो हम उनको प्रियोरिटी देते हैं जहां पर बेटा हाइड्रोजन, पहली प्रियोरिटी हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को। मान लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस है तो वहां पर फिर ऑक्सीजन को हम लोग प्रियोरिटी देंगे, ठीक है, बैलेंस करते वक्त। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O। क्या दिया गया है, CH4 प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H2O, यही आपका पूरा है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं, क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, देखिएगा कार्बन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, यही है बच्चे। भाई प्रोडक्ट में भी तो वही चीज होगा, वो बदलेगा तो है नहीं। हाँ, अलग बात है कि वो कंबाइन होकर के नया केमिकल सब्सटेंस प्राप्त कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उनका केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा, लेकिन एलिमेंट वही रहेंगे। इधर भी कार्बन ही रहेगा,
हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अब देखेंगे इनका नंबर क्या है, कितने अमाउंट में इधर है, कितने अमाउंट में इधर है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो है 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग राइट हैंड साइड में। कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 3 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। डिफरेंस दिख रहा है बेटा, हमको जो देखने को मिला है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको कहाँ देखने को मिला, आप देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको कहाँ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये देखिए, सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको जो देखने को मिल रहा है वो बेटा हाइड्रोजन में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, उससे इसमें हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो गया तो बैलेंस हो भी जाएगा, बहुत छोटा सा इक्वेशन है आपका। देखिए हाइड्रोजन कितना है 4, इधर इधर कितना 2 + 1 है। अगर आप बताइए हाइड्रोजन 2 + 1 है, हाइड्रोजन 2 है बेटा ना, ये देखिए सॉरी, हाइड्रोजन आपका 2 है ना, ऑक्सीजन 2 + 1 है, 2 + 1 है। ठीक, अभी देखिएगा, अब देखिए हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस मान लो यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस दिख रहा है। ऑक्सीजन के बीच में छोटा डिफरेंस है, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देते हैं। यहाँ पर 4 है और उस साइड कितना है बेटा 2 है। अगर यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई किए, यहाँ देखो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो भाई ऑक्सीजन का नंबर भी बढ़ गया, यहाँ पर 1 में भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2 + 2 = 4 आ गया, 4 आ गया ना। अभी इधर देखो ऑक्सीजन 2 है, उधर कितना 4 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा देंगे बेटा, और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 हो जाएगा। तो आई थिंक अभी आपका इक्वेशन देख सकते हो आप लोग, बैलेंस है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन LHS = RHS। ओके, समझ आ रहा होगा, क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए दूसरा इक्वेशन दिया गया है, दूसरे को भी आप देख सकते हैं, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए क्या दिया गया है, Fe दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है। हम बात करेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ भी Fe है, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, क्या है, Fe इधर कितना है 1 है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर 2 दिया गया है, ऑक्सीजन 1 दिया गया है। Fe इधर कितना है 3 है, ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन 2 है। देखिए भाई यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है, देखिए मैंने बताया था ना पहली प्रायोरिटी आपकी शुद्ध, हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है। डिफरेंस किसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है हमको, डिफरेंस इसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम अब ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हुए ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए इधर 1 है उधर 4, इसी साइड अगर हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं तो वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना करें 4 कर दें, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 4 कर दिए तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, देखो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हाइड्रोजन 8 हो गया। क्यों, अब हाइड्रोजन अगर 8 हो गया तो उस साइड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम लोग। चलो हाइड्रोजन को बैलेंस जब करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 टू 8, 4 कर दो, ये भी 8 हो गया। अभी लेकिन सर जी Fe नहीं आपका बैलेंस हुआ है, Fe जो है बैलेंस नहीं हुआ है। Fe को चलो बैलेंस करते हैं, है ना। Fe को जो बैलेंस करोगे तो कितना है, इधर 3 है, इधर कितना है 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करें क्या, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ये 3 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया आपका, फाइनल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, आयरन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा। देयर आर 3 ऑक्साइड ऑफ आयरन, कौन कौन से, FeO जो होता है बेटा उसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसको आप देख लीजिएगा फिर से, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया।
और ध्यान दीजिए Fe3O4 जो होता है बेटा उसको मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक ऑक्साइड, आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड, ओके। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जी, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के Fe3O4 होता है, ठीक। चलिए चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? चलिए भाई, बहुत सारे आपके केमिकल रिएक्शन दे रखे गए हैं। कौन कौन से टाइप? पहला आपका कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सब पर डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। चलिए चलिए जो कलर है सही है। फर्स्ट आपका आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आ गया बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानेंगे। दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर, क्या? कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आर कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो से अधिक एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, आपस में कंबाइन होकर के एक आपका प्राप्त कर लें, क्या प्रोडक्ट प्राप्त कर लें, ठीक है। जब आपका एक कंपाउंड प्राप्त कर लें, सिंगल कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हैं, Mg+O2 गिव्स टू MgO, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं वो भी हम जानेंगे। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपको कर देते हैं। पहला आपका देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट, जब हम लोग दो एलिमेंट के बीच में करते हैं, ठीक है, तो एक कंपाउंड आपका प्राप्त होता है, ठीक है। टू कंपाउंड के बीच में जब प्राप्त करते हैं तो वो ऐसा होता है, देखिए, दो कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में करते हैं तब भी आपको एक कंपाउंड, जैसे देखिएगा तीनों कंडीशन में, तीनों टाइप जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें 3 कंडीशन आपको दिखाए गए। 3 के तीनों कंडीशन अगर हम लोग चर्चा करें बेटा ना, तो तीनों में सिंगल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एलिमेंट बिटवीन एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड बिटवीन कंपाउंड हो, चाहे एलिमेंट बिटवीन कंपाउंड हो, ठीक है। तीनों कंडीशन में आपको सिंगल कंपाउंड देखने को मिलता है। चलिए सेकेंड वन आपका आ गया बच्चे सामने, ठीक है। सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है बच्चे आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ब्लू चल रहा है? हाँ सही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर हम चर्चा करेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जब हमको प्राप्त, जैसे समझिएगा एक कोई कंपाउंड हो और वो ब्रेकडाउन होकर 2, 3, 4, 5 ऐसे मोर देन 2, जब आपके, और ये जरूरी नहीं मोर देन 2 हो, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो आपका रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं मेनली। चलो इस पर हम चर्चा करते हैं मजेदार तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये Al2O3 एल्यूमिना के रूप में हमको मिला, ठीक है, और H2O के रूप में 2 सब्सटेंस इनके मिले यहां पर। चलिए इनके टाइप्स आप देखेंगे फटाफट, कौन कौन से हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। स्किप मत करिएगा, आप इसको ध्यान से सुनते चलिए, सब समझ, बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पर रखा हूं और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता हो, हीट जहां एब्जॉर्ब होता है बेटा, वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, ये ध्यान दीजिए, जब FeSO4.7H2O, जब ये इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा तो ये टूटेगा, ब्रेक, भाई डिकम्पोज तो होगा ही। लेकिन डिकम्पोजिशन का एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हमको कोई इस लाइट या हीट हमको प्राप्त होती है, तो वहां से ये ब्रेकडाउन होता है, उसके माध्यम से जब ब्रेकडाउन होगा तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, देख सकते हैं। चलिए दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस इसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, दूसरा टाइप है। इसमें हम चर्चा करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड
इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका कंपाउंड हो, जब उसका एक्वस फॉर्म हो या फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए और फिर उसको तोड़ा जाए छोटे छोटे भागों में, एक सिंपलर भागों में जब उसको तोड़ा जाएगा बेटा, तो क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप एग्जांपल देखिए, जैसे आपने क्या ले लिया, साल्ट ले लिया, साल्ट को एक लिक्विड फॉर्म में ले लिया, एक्वस फॉर्म में ले लिया, और उस पर इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पास कराते हैं बेटा, तो आपका सोडियम और क्लोरीन, ये दो एलिमेंट आपको प्राप्त होते हैं। समझ आया होगा। चलो तीसरा एक टाइप है इसका बच्चे, जो बहुत ही मजेदार, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, वहां पर हीट है और यहाँ पर लाइट है, आर कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgBr गिव्स टू Ag प्लस Br2। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, तीनों टाइप समझ आया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, टाइम छोटे से ही टाइम में पूरा आज का चैप्टर मैं सोच रहा हूँ फिनिश कर दिया जाए। तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके, रिप्लेस करके अपना प्लेस ले लेता है और वहां पर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज एग्जैक्ट एक और ऐसा होता है आपका जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो, जिसमें क्या होता है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके अपना प्लेस ले लेता है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए, और नया आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो वो क्या कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए दोनों पर वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। क्या है दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको मैं चर्चा इस पे कराऊंगा, एक मिनट मैं ऊपर ले चलता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं, अब यहां पर आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू FeSO4 प्लस Cu आपको दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करें यहाँ पर, आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा Fe ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव? कॉपर तो और नीचे है ना बच्चे, अगर बात करते हैं कॉपर तो नीचे है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इनका, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका दिया गया है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। ठीक बेटा, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे बेटा, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर माना जाएगा, जब बॉटम टू टॉप पर चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका हो जाएगा। आप जानते रहिए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, कहेगा भाई मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, अब तुम हटो यहाँ पर। मैं भाई आप बताइए, हमारे घर में आते हैं, अभी अपने घर में आप सोचिए, अभी आप लोग मान लीजिए चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई मेहमान आ गया और आपके मान लो पिताजी मार्केट गए, पिताजी मार्केट से लौटे, तो उनको देखो क्या उनके सामने कुर्सी बैठे, ये होता है ना कि अच्छे प्लेस जो होते हैं वो मोर इफेक्टिव लोगों के लिए होते हैं। तो वही चीजें हैं, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि कोई कंपाउंड भले ही बना के रखा है, लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए, अभी आप बताओ भाई, आपके यहाँ कोई नेता विधायक आ जाए, आप कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, मान लो कोई एक आपके यहाँ अभी प्रधानमंत्री साहब आ जाए या राहुल गांधी साहब आ जाए, अचानक से आपके घर पे, आप कुर्सी बैठो, क्या छोड़ोगे? नहीं, वो आपसे ज्यादा इफेक्टिव है, उनका इन्फ्लुएंस आपसे ज्यादा है, इसलिए क्या करते हैं, उनको अपना चेयर हम दे देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही है। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपका कुछ यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दे रखा गया है, आप पढ़ लेंगे इसको। ये देखिए दो PDF में हो गया, इसको 2 पेज में हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। नो नो नो, ग्रीन नो, रेड इज इनफ। देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी गई है। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर हम बात करते हैं जब बॉटम से टॉप पर चलेंगे तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक बेटा, ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना। आपको चैप्टर 3 में ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है,
चैप्टर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल में इसकी जरूरत आपको बहुत ही पड़ने वाली है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा याद कर डालिए। ठीक है बच्चे, चलिए ये देखिए दिया भी गया कुछ चीजें। दिस अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज और द एक्टिविटी सीरीज। ओके, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, ओ ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कहीं पर। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर हीट रिलीज होता है। ठीक है, अब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब किया जाता है बेटा वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ध्यान, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहां पर हीट आपका रिलीज होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वैसे मैक्सिमम में आपको हीट रिलीज होते हुए दिखता है, इसलिए इसको ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक बेटा, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करेंगे। दूसरा आपका है दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, दोज रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड in the solution react by exchange of their ions to form new compound are called the double displacement reaction। क्या कहलाएगा बेटा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। चलिए इस पर आप लोग देख लेंगे, ये देखिए आपका एग्जांपल है, एग्जांपल AgNO3 और NaCl जब ये एक फॉर्म में आपस में मिलाए जाएंगे बेटा, क्या Ag क्या होगा, Ag अपने आयन को इनके साथ एक्सचेंज कर लेगा, ये अपने आयन को इनके साथ, सॉरी ये अपना आयन इनके साथ एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, तो AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है बेटा प्रेसिपिटेशन? दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड हो उनके एक्वस सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म इन इनसॉल्युबल कंपाउंड व्हिच सेपरेट आउट एज अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट और सच एन insoluble compound is formed when a gas is passed through the solution of the compound are called the precipitation reaction। ये भी आपको समझ आएगा, इसका मतलब क्या है समझिएगा। जब दो, फिर से एक बार डिफिनेशन आप लोग को फिर से मैं बताता हूं और आप लोग एकदम क्लियरिटी से इसको सुनेंगे, समझ आ जाएगा सबको। ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म, जैसे ध्यान दीजिए दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट किए और वो जो बना रहे एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे, इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो वही क्या कहलाएगा बेटा आपका एज अ प्रेसिपिटेट होने लगेगा, और वही प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक, जैसे देख सकते हैं जब आप देखिए CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए और साथ में CO2 ले लीजिए, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए लाइम वाटर आपका हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाइम वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, जो जिसको किस नाम जानते हो, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, लाइम वाटर जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है बेटा, किस चीज का प्रेसिपिटेशन होता है, CaCO3 का प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, और वाटर मिलेगा आपको। चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा, तो ये तो आपको कई बार मिलेगा। ध्यान दीजिए जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट, एकदम याद कर लीजिए, ध्यान सुनिए, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है बेटा। और ध्यान दीजिएगा एसिड होगा, बेस होगा, ये रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव नहीं होगा भैया, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, देखिए NaCl, सॉरी आपको मैं एक ले लिया, चलिए NaOH ले लेता हूं और HCl ले लेता हूं। क्या ले लिया, NaOH ले लिया और HCl ले लिया, दोनों को आपस में मिलाया, इंटरएक्सचेंज हुआ और ये क्या फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। किसी का फॉर्मेशन करेंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे और H2O तो मान लीजिए अलग निकल ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये न्यूट्रल कंपाउंड माना जाता है, जिसको आप टेबल साल्ट या साल्ट के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो, साल्ट, इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है, ORR टेबल साल्ट।
ठीक बेटा, समझ आया होगा। चलिए, मजा आ रहा होगा सबको। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, बड़ा ही मजेदार है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में भी आप लोग जानते हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी आप इस चीज को समझेंगे और बड़ा ही मजा आएगा इसको समझने में। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन में दो कंडीशन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। ठीक है सर, इनको मिलाकर इनका नाम रेडॉक्स क्यों दे दिया गया? सर इनको अलग अलग रखना चाहिए था, ऑक्सीडेशन अलग रखना चाहिए, एक रिडक्शन रखना चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप बताइए मुझे, जब कोई कंपाउंड रिड्यूस होगा तभी तो कोई ऑक्सीडाइज होगा। जब कोई कंपाउंड रिड्यूस होगा तभी तो कोई ऑक्सीडाइज होगा, या जब कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा तभी तो अगला रिड्यूस होगा। दोनों के लिए कंडीशन है, आप एकदम दिमाग से समझिएगा भाई। आप कब लोगे? आप किसी चीज को कब लोगे? दुकानदार के पास गए, उसे सामान कब लोगे? जब वो देगा तब तो लोगे। और भाई वो तुम ले रहे हो तो तुम दे भी तो रहे हो, पैसे दे रहे हो उसको। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए कुछ तो कुछ कंपाउंड आप दोगे उसे ना, कुछ चीजें दोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब तक कोई चीज ऑक्सीडाइज नहीं होगा तब तक कोई चीज रिड्यूस नहीं होता है। कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तब जाकर के रिड्यूस हो रहा है। कोई चीज जब ऑक्सीडाइज होगा, जैसे आप समझो, पहले होता क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको भी समझ लो भैया। आपके शब्दों में समझाऊंगा, एकदम सिंपल, एकदम सिंपलर वे में आप समझिए। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? सर ऑक्सीडेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट गेन किया गया हो। क्या किया गया? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट गेन किया गया हो, या फिर ऑक्सीजन गेन किया गया हो, या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को छोड़ दिया गया हो, रिलीज कर दिया गया हो, लूज कर दिया गया हो। फिर से ऑक्सीडेशन को समझेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट इन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड और द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, OR we can say in which the electropositive element loses. ओके, यही आपका ऑक्सीडेशन है। सिमिलर हम फंडा अपनाते हैं किसके ऊपर? रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड और हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड, OR इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिलीज्ड, आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक और मैं जोड़ता हूं, चलो एक और जोड़ता हूं, आपको समझ आएगा। सर 3-4 कंडीशन फटाफट जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन दिया गया है, इसमें देखिए क्या, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको दिया गया है, लेकिन हम आपसे चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे, पहला पॉइंट यहां देखिएगा। पहला तो बेटा वो ऑक्सीजन गेन कर ले, क्या कर ले? ऑक्सीजन गेन कर ले। दूसरा क्या है? रिलीज कर दे हाइड्रोजन को। तीसरा, अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन कर ले, नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज कर दे। ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को, अब यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को गेन कर ले, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को, निगेटिव एलिमेंट को गेन कर ले, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ आया? ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट गेन किया जाता हो, या ऑक्सीजन गेन किया जाता हो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटाया जाता हो, या फिर हाइड्रोजन को हटाया जाता हो, बेटा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गेन किया जाता हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हटाया जाता हो, जहां हाइड्रोजन गेन किया जाता हो, ऑक्सीजन हटाया जाता हो, वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। समझ आया? और मैंने एक कंडीशन बताया, सर कोई भी व्यक्ति कोई भी रिएक्शन अगले एलिमेंट को, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को तभी गेन करेगा जब कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटाया होगा अपने पास से, तभी तो उसको गेन किया है ना। तो इसका मतलब ये है, सर इसका नाम रेडॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि बोथ कंडीशन जो है एक साथ हो रही हैं, वो चीजें एक साथ हो रही है। दैट्स वाई ये जब दोनों एक साथ होंगे तो बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसका नाम दे दिया गया, या फिर इसको रेडॉक्स रिएक्शन नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ आया? ठीक, इसीलिए इनको कंबाइन करके बताया गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा यहां पर दिया गया, रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट
और गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है बेटा? आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक और है यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? क्या होता है? इट इज सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो ऑक्सीडेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ऑक्सीजन को रिलीज कर दे या फिर हाइड्रोजन को गेन कर ले, वो ऑक्सीडाइजिंग। ऐसा कोई कंपाउंड, किसी रिएक्शन में कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, ऑक्सीजन को अपने पास से हटा दे या फिर कोई हाइड्रोजन को गेन कर ले, वो कहलाएगा आपका भाई रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट में से मान लो कोई अपना ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और जो हाइड्रोजन या फिर कोई हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कंडीशन जहां से हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाए और ऑक्सीजन गेन कर लिया जाएगा, उसे क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, ठीक है। समझाया? ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, उसको आप जानिएगा, समझिएगा, बहुत ही मजेदार है। एग्जांपल देखिए क्या है, ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड आपका दिया CuO प्लस H2। क्या दिया? CuO प्लस H2। अब इनका रिएक्शन होगा तो बेटा क्या प्राप्त होगा? कॉपर और H2 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है बेटा, यहां देखिएगा, हाइड्रोजन जो है वो क्या प्राप्त कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन किया तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा CuO जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ये ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो मतलब ये रिड्यूस हो रहा है बेटा, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है उसको देखिएगा। यहां पर CuO क्या कर रहा है? CuO अपने पास से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? हटा रहा है। CuO कॉपर ऑक्साइड अपने पास से ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, हटा दिया, और जब ये अपने पास से ऑक्सीजन को हटा देगा बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? अभी मैंने आपको बताया, यहां देखिएगा, जो ऑक्सीजन को हटा दे या फिर हाइड्रोजन को गेन कर ले, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा बेटा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन को हटा दिया जाए या ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाए। इस कंडीशन में आप देखिएगा हाइड्रोजन यहां पर जाकर के क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये अपने H2 को हटा रहा है, H को यहां से फ्री में नहीं रख रहा है, फ्री नेटिव स्टेट में नहीं रख रहा है, फ्री स्टेट में नहीं रख रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ में आया होगा सबको? यहां तक सबको समझ में आया होगा, क्लियर होगा। चलिए एक फटाफट थोड़ा सा और बचा है आपका कोरोजन, और आपका बचा है रेसिडिटी, तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे फटाफट, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन मेनली मेटल के लिए बात की जाती है। जब कोई मेटल स्लोली इट, मतलब आप देखोगे आपके यहाँ कुछ आयरन रॉड्स रखे गए होंगे, हाँ, तो क्या होता है? धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है। क्या हो रहा है? वो मेटल क्या हो रहा है? उसको हवा के माध्यम से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से या वाटर की वजह से क्या हो रहा है? वो ईटिंग अप हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो क्या कहलाएगा बेटा? उस पर क्या हो रहा है? वो कोरोजिव होता जा रहा है। जैसे बोल लो कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स स्लोली क्या हो जाए? खत्म होने लगे, या फिर बोल सकते हैं वो उसका जो वॉल्यूम है, मास जो है वो कम होता जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे कोरोजिव नेचर में होता जाएगा, तो क्या होगा? उसके ऊपर का लेयर हटता जाएगा, वो हल्का हो जाएगा ना। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो कोरोजिव होता जा रहा है या कोरोजन हो रहा है। अगर आयरन की बात करते हैं तो रस्ट बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसमें मेन है, मैंडेटरी है। देखिएगा द प्रोसेस ऑफ, क्या दिया गया? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द metals due to attack of atmospheric gases such as the oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, जिसको आप लोग HCl बोलते हो, वाटर पेपर एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सो क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया गया? हाँ, तब क्या होगा बेटा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे रूप में ना बेटा, जब उस पर अटैक होगा तो ये मेटल किस रूप में कन्वर्ट होगा? उनके ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में, इस रूप में ये कन्वर्ट होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? कोरोजन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपका कोरोजन कहलाएगा। चलिए इसमें देखिएगा आप एक आयरन वाला, रस्टिंग वाला आप देख सकते हैं, आप ये पहचान रहे होंगे, आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जो गांव से बिलोंग कर रहे होंगे उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा क्या है, और शहर वाले बच्चे तो और भी समझ रहे होंगे इसको, क्योंकि वो रह रहे हैं वहां पर,
फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज देख रहे हैं वहां पर, हाँ? ये आपको दिख रहा होगा, क्यों भाई? अभी देखिए ये क्या है, इसका कलर ऐसा होता है क्या भाई? जब न्यू आया होगा तो ऐसा कलर रहा नहीं होगा, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है। तो क्या हुआ, ये आयरन का जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कोरोजिव हो गया, उस पर कोरोजन लग गया, फिर रस्ट लग गया। तो देखिएगा इसका एक आपको वो दिया गया रिएक्शन, इसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का कुछ प्रभाव हुआ, कुछ वाटर का, जिसकी वजह से किस रूप में बदल गया, इस रूप में बदल गया। ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला भी होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक बेटा, चलिए अब रस्ट से बचाने के लिए हमको क्या क्या मेथड फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई? कुछ मेथड ऐसा बताइए सर जिससे हमारे घर पे जो रॉड हैं या ग्रिल्स हैं उन सबको कैसे बचाया जाए। तो चलिए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्टेप हैं जिसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपके घर पे जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट होंगे उस पर रस्ट या कोरोजन लगने से वो बच जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है देखिएगा। पहला प्रोसेस आप देखिएगा, बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स सच एज द विंडो, ग्रिल, आयरन गेट्स, स्टील फर्नीचर एक्सेट्रा, रेलवे कोच और सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, क्या करना है आपको बच्चे, उसको पेंट कर दीजिए। आप जाइए, आप सब लोग पेंट लेकर आइएगा, जितने भी आपको मेटेलिक आर्टिकल्स दिखते हैं उनको पेंट कर दीजिएगा जिससे उस पर रस्ट ना लगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग द आयरन आर्टिकल्स सच एज द मैकेनिकल टूल्स, मशीन पार्ट एक्सेट्रा। आप देखे होंगे जो मतलब घर और बनाने का जो कंस्ट्रक्शन घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो उसका जिम्मेवारी लेते हैं या फिर ठेका लेते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके पास कुछ क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जिसको वो लोग उस पर विश्वकर्मा पूजा के दिन, आप देखे होंगे, हम लोग तो बचपन में देखे थे, हमारे पड़ोस में एक काम हो रहा था, वहाँ पर वो लोग रहते थे, तो वहाँ पर हमने देखा विश्वकर्मा पूजा के दिन पूरे साल के लिए वो लोग जितने भी उनके टूल्स थे उस पर क्या करे, हैमर थे और बहुत सारी चीजें थी, उस पर उन्होंने ऑयल का लेप किया। ठीक है, ग्रीसिंग भी करते हैं कुछ लोग, जी बिल्कुल। बाय गैल्वेनाइजेशन, अच्छा एक और मेथड है गैल्वेनाइजेशन, बहुत ही फेमस मेथड है रस्ट से प्रिवेंट करने को। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन मेथड होता क्या है, बहुत सिंपल वे में दिया गया, कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। देखिएगा रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन मेथड बहुत ही फेमस मेथड है। इसमें होता क्या है, बहुत कुछ नहीं होता बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा, एक पतला सा लेयर लगा दिया जाता है जिंक का, जिससे जिंक को खत्म होने में जितना समय लगे उतने में हम लोग उस आयरन आर्टिकल को एक लंबा समय चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो ह्यूमिडिटी है या फिर बात करते हैं ऑक्सीजन या फिर वाटर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक लेयर मैंने लगा दिया। ठीक है, ये लेयर व्हाइट, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बच्चे, ये लेयर है। अब ऊपर से अटैक कर रहा हूं मैं, इसको पहले खत्म करूंगा तब तो आयरन आर्टिकल के पास पहुंचूंगा, नहीं है ना? तो वही चीजें हैं। चलिए, तो गैल्वेनाइजेशन मेथड भी आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपका रेंसिडिटी, बहुत ही अच्छा मेथड एक और आ गया, लास्ट वन, रेंसिडिटी। अरे भाई आप बताइए रेंसिडिटी कौन कौन परिचित नहीं है? हमें लगता है सभी लोग परिचित होंगे। गर्मी के समय आप लोग बताइए मुझे, अभी तो गर्मी का समय चल ही रहा है, मान लीजिए बारिश चल रही है लेकिन फिर भी गर्मी कंटिन्यू है। मॉर्निंग में जो मम्मा खाना बनाती है, क्या आप शाम में उसे खाते हो? नहीं खाते, क्यों? हाँ, उसका स्मेल बदल जाता है, हाँ उसका टेस्ट भी बदल जाता है, क्यों? अरे भाई क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी तो भाई उसका स्वाद बदल रहा है और उसका रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, और वो खाने योग्य नहीं है, टेस्ट बदल गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं, अब गरम गरम कुछ और बनाया जाए और उसको खाते हैं। ठीक है, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, समथिंग बेटर। तो वही है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसे कहते हैं बेटा? फूड मटेरियल्स में जो ऑयल और फैट अवेलेबल होते हैं उनका ऑक्सीडाइज होना, वो जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनका स्मेल बदल जाता है, उनका टेस्ट बदल जाता है, और यही क्या कहलाता है बेटा आपका? यही आपका कहलाता है रस्टिंग, सॉरी रेंसिडिटी। क्या कहलाता है बच्चे? रेंसिडिटी। चलिए हम रेंसिडिटी से किसी चीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम लोग रेंसिडिटी से किसी चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए सर कोई मेथड बताइए। तो आप कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए उसमें, ठीक है, या तो उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर पैक कर दीजिए। जैसे आपको हॉट पॉट बॉक्स होता है आपके यहाँ, भाई सबके यहाँ रसोई में अवेलेबल है हॉट पॉट बॉक्स। हॉट पॉट बॉक्स में उसको क्या करोगे, रोटी को बंद कर देते हैं तो बना रहता है वैसे सेफली, क्योंकि बाहरी एयर उस पर क्या होता है, अटैक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है और सड़ता नहीं है, स्मेल उसका नहीं बदलता है, उसका उसमें मतलब जैसा स्मेल वैसा ही बना रहता है। नहीं तो स्मेल गड़बड़ हो जाए, ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा, उसका स्मेल बदल जाएगा। ठीक है,
और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोग चिप्स पैकेट खाते होंगे, भाई चिप्स उस बहुत कुरकुरे चल रहा है, अब इसमें ऐड बहुत आ रहा है ना, कुरकुरे, ऐसा बहुत अच्छा खासा ऐड आ रहा है, बहरहाल ठीक है। तो आप उसमें देखे होंगे क्या है कि कुछ उसमें एयर मिलता है ना, एयर में उसको पैक किया जाता है, वो एयर नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, जिसमें वो सेफ अपने वो एकदम सुरक्षित रहता है। फूड मटेरियल्स जब आप नाइट्रोजन गैस में उसको पैक करोगे तो बेटा ध्यान दीजिएगा वो एक लंबे समय तक वो चल सकता है। तो आप ध्यान दीजिए कोई भी चीज आपको प्रिवेंट करना तो ये मेथड अच्छा है। अगला रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। और एक क्या कर सकते हो बेटा, आप रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हो। किस चीज का? रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हो किसी भी फूड स्टफ को रखने के लिए। फूड स्टफ को जब आप रखोगे तो रेफ्रिजरेशन के माध्यम से इसको आप रख सकते हो। ये भी एक मेथड आपका दिया गया है। तो समझ आया, सबको समझ आ रहा है? तो चलिए ठीक है, हम बहुत ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचे हैं। आई थिंक जो भी टाइम हुआ होगा होप सो बहुत लंबा समय नहीं है, 50 मिनट लगभग गया है। तो इसमें आपका क्लास ओवर हो गया है और आपका पूरा चैप्टर इन वन शॉट डन हो गया। अब इस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बोर्ड के सारे बच्चों के लिए। प्रैक्टिस का एक बहुत ही धुआंधार क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको एकदम बता दो रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आने हैं वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, मैं गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप कंटिन्यूटी बना कर रखे रहिए और देखते रहिए पूरा। और मिलते हैं हम आपसे इसके प्रैक्टिस सेशन में। बिफोर दैट हो सकता है मैं आपका एसिड बेस साल्ट नया चैप्टर लेकर आ रहा हूं, वो भी 1 शॉट में प्रयास रहेगा, 1 शॉट में उसको खत्म कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट तो ऊपर से करिएगा भाई, अरे ऊपर मोबाइल के ऊपर से करोगे और कहां से करोगे, ठीक है? तो कमेंट भी करिए और मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।